हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नैंश्री। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर क्या है ये सीटेट एग्ज़ाम और कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को पहली ही बार में क्वालिफाई किया जाए, एक बहुत अच्छा स्कोर लाया जाए एंड सीटेट एग्ज़ाम के बाद क्या करना होगा। क्या हमें सीटेट एग्ज़ाम के बाद सीधा जॉब मिल जाती है या फिर हम कहाँ कहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम के बाद अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सीटेट एग्ज़ाम आखिर में क्या है। देखिए, जब कभी भी हम सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो सेंट्रल लेवल में जैसे आपको केवीएस में अप्लाई करना है, एनबीएस में अप्लाई करना है या फिर DSSB में अप्लाई करना है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सेंट्रल लेवल के जॉब होते हैं। इनमें अप्लाई करने के लिए हमें सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि सीटेट एक आपका ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो सीटेट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए जाने की वजह से आप आगे चल के भी क्या करेंगे, सेंट्रल लेवल की जॉब में ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको किसी स्टेट के अंदर जो है टीचर बनना है तो आप स्टेट लेवल का जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आप वहाँ पर देते हैं। जैसे अगर आपको यूपी के अंदर टीचर बनना है तो आप यूपी टेट देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको यूपी के अलावा कहीं और किसी और स्टेट में अगर आपको टीचर बनना है देन आप सीटेट जो एग्ज़ाम है उसको देते हैं। तो सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जॉब चाहिए है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी होता है कि यूपी टेट और सीटेट में क्या अंतर है। तो यूपी टेट आपका एक जो है स्टेट के अंदर एग्ज़ाम होता है जिसमें आप सिर्फ यूपी में ही टीचर बन पाएंगे। ठीक है, और जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें सीटेट एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक, सो ये यहाँ पे ये डिफरेंस आपको सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं और आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें पता होना चाहिए ताकि ये क्लैरिटी रहे माइंड में कि हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी है। और मैं आपको कहूँगी कि इस एग्ज़ाम पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देगा आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो ये आपने सबसे पहले समझा कि सीटेट एग्ज़ाम आखिर में क्या है। सो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सेंट्रल की तरफ से बस ये एग्ज़ाम होता है। अगर आपको सेंट्रल लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करना है, आगे चल के सेंट्रल लेवल में टीचर बनना है, देन आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, फिर आता है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हम ये जानेंगे कि आपका ये एग्ज़ाम जो है कितने आवर्स का होता है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, और हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आपका ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। तो ये आपके टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब इसमें जब आपकी कट ऑफ आती है तो वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आती है, वो अभी आपको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपके 150 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम, और ये आपका कितने घंटे का होता है, तो ये आपका टोटल 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। सो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि आपके 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि अभी तक जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं अभी तक उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान अभी तक तो नहीं है। ना ही आपके टेट में होती है, ना ही आपके सुपर टेट में होती है, और ना ही सीटेट एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती ही नहीं है। ठीक है, सो याद रखिएगा यहाँ पर कि आपका 150 मार्क्स का ये आपका जो है एग्ज़ाम होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और 150 मार्क्स का होता है, यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होता है, और 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें ऐसा कभी होती नहीं है। फिर आपको यहाँ पर देखना होगा कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा। तो जो पिछली बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो आपका ऑनलाइन मोड में हुआ था, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कोई एग्ज़ाम जो टीचिंग से रिलेटेड है वो आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो, जो कि सीटेट ने किया था, और ये एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट हुआ था। तो इस बार भी आपका 100% आप मान के चलिए कि आपका ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होना है। ठीक है, सो आप यहाँ पर एग्ज़ाम का जो मोड है वो याद रखिएगा कि ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा। और ऑनलाइन मोड की सबसे अच्छी जो कहूँगी कि एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर देखिए एक जो है रेगुलर जो प्रोसेस होती है उससे नहीं गुजरना पड़ता है। एक मतलब वहाँ पर फेयर प्रोसेस होती है, एक डर भी नहीं रहता है मन में कि कुछ भी मिसहैपन होगा या फिर कुछ भी ऐसा। तो ऑनलाइन मोड में सेफ्टी बहुत रहती है कि कुछ भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं वैसे तो सेंट्रल लेवल में होती नहीं है, ये सब यूपी टेट एंड सुपर टेट में ही होता है।
तो यहाँ पर तो चांसेस कभी होते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन मोड में होने की वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पर सेफ्टी हो जाती है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो ये आपका ऑनलाइन मोड में आपको एग्ज़ाम देना होगा, आराम से जाइएगा। CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, बस आपको एग्ज़ाम जो आपका कंप्यूटर है उस सिस्टम के आगे आपको बैठना है और आपको अपना पेपर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास जो है टीचिंग से रिलेटेड जो आपकी डिग्री होती है या डिप्लोमा होता है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे डिप्लोमा में अगर आप बात करें तो आपके पास BTC होनी चाहिए। BTC आपके जो है अब चेंज हो चुकी है, अब उसका नाम हम DLED कर दिया गया है। तो या तो आपके पास BTC होनी चाहिए या फिर आपके पास DLED होनी चाहिए, और JBT भी आपका यहाँ पर होता है, तो JBT भी आपके पास या फिर कुछ एक आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ एक आपने किया हो डिग्री में, या तो आपने B.Ed किया हो, तो ये आपका होना ही चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो जो लास्ट ईयर में होंगे एग्ज़ाम, लास्ट ईयर में अगर आप हैं अपने डिप्लोमा के या डिग्री के अपीयरिंग में हैं यानी कि, तो लास्ट ईयर में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप DLED के स्टूडेंट हैं और आप जो हैं यहाँ पर 2 साल का आपका कोर्स है और आप सेकेंड ईयर में हैं। ठीक है, तो आप सेकेंड ईयर में अपीयरिंग हुए, अपीयरिंग होने की वजह से आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप B.Ed कर रहे हो या फिर DLED कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं तो आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंफर्म करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इसी रिगार्डिंग आते हैं कि मैम मैं सेकेंड ईयर में हूँ या फिर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आप अपनी जो भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं टीचिंग वाला, उसके लास्ट ईयर में हैं, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं CTET एग्ज़ाम में। ठीक है, और अभी फ़िलहाल में तो नोटिफिकेशन आ ही चुका है, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। सो आप अपनी तैयारियों में लग जाइए अब अच्छे से, आपके पास इनफ टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करिए अच्छे से और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं आगे चल के। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ये। ठीक है, सो आपने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। फिर आता है नेक्स्ट आपका प्रेपरेशन कैसे करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ को समझना कि एक जो सटीक रणनीति है वो क्या अपनाई जाए इस एग्ज़ाम को जो है क्लियर करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपने टाइम में भी देखी थी और अभी भी मैं देख ही रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। UP टेट में भी फ़ेल होते हैं। एग्ज़ाम बहुत सिंपल आता है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम बहुत टफ आता है। एग्ज़ाम आपका सिंपल ही आता है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके अंदर ये कभी भी आना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, आप कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ देन आप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल भी आपको जो लोग बोलते हैं ना कि इसके अंदर पेडागोजी आती है, तो आपके अंदर ना, आप फ्रेशर हैं ऑलरेडी, आपने कोई एग्ज़ाम अभी तक दिया नहीं है, बट आपके अंदर एक जो डर है वो भर दिया जाता है लोगों के द्वारा कि ये एग्ज़ाम टफ़ है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एग्ज़ाम एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके का है। उसमें आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप डे टू डे लाइफ में अपना इंट्रोड्यूस होते हैं। इसमें कुछ भी अलग नहीं आता है। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप इस एग्ज़ाम को प्रेशर के साथ पढ़ें। इस एग्ज़ाम को आप जो है खुश होके पढ़ें। ठीक है, स्ट्रेसफुल होके नहीं पढ़ें। ठीक, सो पहला आपको ये मेरा सजेशन था। अब यहाँ पर मैं बताऊँगी आपको कि आपको प्रेपरेशन कैसे करनी है। देखिए, मैं यहाँ पर 2 तरीके के स्टूडेंट मान के चल रही हूँ। एक तो वो स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको सिर्फ CTET एग्ज़ाम को टारगेट करना है। दूसरे वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी UP टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको CTET एग्ज़ाम देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके के स्टूडेंट जो है डिवाइड कर लिए हैं। ठीक, फर्स्ट वन वो हैं जिनको CTET एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और उनके पास अभी कोई भी आइडिया नहीं है, वो ब्लैंक है कि उनको किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक, और दूसरे मैंने क्या कहा, दूसरे वो जो UP टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और CTET एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी कि जो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए और अभी तक उन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और उनको सिर्फ CTET एग्ज़ाम देना है। देखिए, ये समझिए, ये आपका एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 फॉर प्राइमरी लेवल यानी कि 1 to 5 एंड फॉर जो आपका पेपर 2 होता है फॉर अपर प्राइमरी लेवल यानी कि आपका 6 to 8 के लिए होता है। जो 1 to 5 वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, PRT कहते हैं यानी कि प्राइमरी टीचर कहते हैं। और जो आपका 6 to 8 के लिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, TGT कहते हैं यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको दोनों के लिए ही बताऊंगी। जो आपका पेपर 1 होता है वो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, आपकी अपने सिलेबस को देखिए, आप उस अकॉर्डिंग अपना जो है चेंज करिए चीज़ों को, ठीक। सो पेपर 1 जो आपका जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एनसीईआरटीज़ रीड करनी है। एनसीईआरटीज़ को आप रीड करिए। पेपर 1 के लिए आप 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं एंड पेपर 2 के लिए आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ पर फोकस करना है। एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर आगे जाके जब आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, तो आपकी चीज़ों में क्लैरिटी रहेगी, आपको समझने में आसानी होगी चीज़ों को। बिकॉज इस एग्ज़ाम में पेडागोजी आपका आता है। सो पेडागोजी जो यहाँ पर एकदम टफ़ तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि टफ़ है, आप इसको कर सकते हैं। पेडागोजी के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बस क्लियर होने चाहिए। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटीज़ को अच्छे से रीड करिए। सो रीड एनसीईआरटी थरली। एंड सेकेंड टाइप के जो स्टूडेंट जो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो अभी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो हैं जो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और इस एग्ज़ाम का सिलेबस उठाइए। सिलेबस दोनों ही स्टूडेंट को देखना है। सिलेबस में आपको देखना है कि क्या एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट क्या है एग्ज़ाम की, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। सो सेकंड टाइप के स्टूडेंट देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में एंड सीटेट एग्ज़ाम में, दोनों ही एग्ज़ाम में कॉमन है। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, सीटेट में कुछ ही आपके ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके यूपी टेट में नहीं रहते। आई थिंक मोस्टली टॉपिक रहते हैं कॉमन। तो आप अपने टॉपिक को दोनों एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर करें। एक बार में ही आपको दोनों ही एग्ज़ाम को टारगेट करना है, अलग अलग स्ट्रेटजी को आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी इस तरीके से आपको नहीं अपनाना है रवैया कि इस एग्ज़ाम के लिए अलग बिहेवियर, इसके लिए अलग से, ठीक है। दोनों के लिए आपको एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करना है और क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, ठीक है। सो पहला हो गया एनसीईआरटी के बारे में और सिलेबस के बारे में कि आपके पास एटलीस्ट एनसीईआरटी और सिलेबस होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन पांचों सब्जेक्ट के लिए एक एक से अपना सिलेबस उठाना है और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चले जाना है। इसमें पेडागोजी आती है, तो पेडागोजी को सबसे पहले आपको तैयारी करनी है। पेडागोजी के लिए मैं आप सभी लोग जानते ही होंगे, एक बहुत ही फेमस जो चर्चित पर्सनालिटी हैं उनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। पेडागोजी के लिए उनके मैराथन चलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सभी लोग उन्हीं को देखते हैं और मैंने भी उन्हीं को देखा था, तो आप पेडागोजी के लिए उनको देख सकते हैं। और दोनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगी कि आप पेडागोजी के लिए मैम को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं, तो वहाँ से आपको पेडागोजी में हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं आपको कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना इस एग्ज़ाम में कभी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि मेरी सीटेट एग्ज़ाम के लिए इतनी खास तैयारी थी नहीं, बिकॉज मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके थे कि मैंने लगभग 1 महीने तक कुछ भी नहीं पढ़ा था और एग्ज़ाम मेरा था सर पर। सो वहाँ पर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरी तैयारी पहले से ठीक थी और फिर मैं बीच बीच में टेस्ट देती रही, तो जिस वजह से मेरा एक अच्छा स्कोर आया। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार नहीं रीड करना है, 2 बार रीड नहीं करना है, 3 से 4 बार आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। और उसके बाद आपको देखना है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके सीटेट के फेवरेट हैं, लाइक आरटी 2009, एनसीएफ 2005, मल्टीलिंगुअलिज्म। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे समावेशी शिक्षा, आपके जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ये आपके सीटेट के बिल्कुल फेवरेट टॉपिक कहूँगी। और पिछली बार तो जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो ये फेवरेट टॉपिक हैं आपके सीटेट के, जिनके बिना सीटेट कभी आता नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। लेवल देखिए इस एग्ज़ाम का कि किस तरीके से आपको जो है लेवल है एग्ज़ाम का, उस हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है, इनको तो कभी स्किप मत ही कीजिएगा तो ही अच्छा है। अगर इस एग्ज़ाम को आप वाकई में टारगेट करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कम से कम 3 से 4 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन टाइम का एक अच्छा खासा जो है टेट का एंड सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को आप जो है देख लीजिए और उससे आप क्वेश्चंस को लगाइए। देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। और अंत में आपको मैं यही कहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन में कि जितना आप पढ़ें उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे एक बहुत अच्छा स्कोर लाना है, लाइक 110 प्लस लाना है, 120 प्लस लाना है,
देन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं। आई थिंक 300 या 400 में काफ़ी सारे टेस्ट वहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ टेस्ट आपको कम मिलते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन लेंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट जो है बहुत सारे मिल जाते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया था ऑनेस्टली, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट दिए थे और मुझे ऐसा लगता है कि उन टेस्ट की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था और अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी कि टेस्ट आप ज़रूर करिए, प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए, प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक, जो आपको नए पॉइंट्स मिलते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। कभी ये गलती मत करना कि जो कुछ आपको नया मिला आपने उसको नोट ही नहीं किया। नोट ज़रूर करिए उसको, कुछ भी नया मिलता है देन उसको अच्छे से रीड करिए, उसको नोट करिए और आपको जो लगता है कि बिल्कुल नया है तो उसको तो आपको करना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने नोट्स खुद बनाइए। ये भी मैं आपको कहूँगी कि जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं सेल्फ के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कभी भी उस पर मत जाइए कि दूसरे के नोट्स ले लिया, उसका ज़ेरॉक्स कॉपी करा लिया एंड उसको आप रीड कर रहे हैं। ये गलती आप कभी मत करिएगा। अपने खुद के नोट्स बनाइए, उन नोट्स को बार बार रिवाइज़ करिए। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है, अपने नोट्स बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना एंड प्रैक्टिस को करना एंड पेडागोजी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। सो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब आपका सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है एंड आपका यहाँ पर बहुत अच्छा मार्क्स आता है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे। क्या इस एग्ज़ाम के बाद आपको जो है जॉब मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी, तो आप क्या करेंगे। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम आपका अब लाइफ टाइम के लिए जो है वैलिड हो गया है, यानी कि इसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम की है। एक बार आपने पास कर लिया इस एग्ज़ाम को, देन आप लाइफ टाइम के लिए जो है एलिजिबल है सेंट्रल लेवल की जॉब के लिए। या फिर यूपी टेट अगर आपने एग्ज़ाम एक बार पास कर लिया, अच्छा स्कोर ला लिया वहाँ पर, तो आप लाइफ टाइम के लिए जो है एलिजिबल हैं सुपर टेट एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बार बार क्वालिफाई नहीं करना है, बस एक बार आप क्वालिफाई करिए अच्छे मार्क्स के साथ और यहाँ पर आप जो है आगे चल के अप्लाई कर सकते हैं। सो सीटेट एग्ज़ाम के बाद हमें कोई जॉब नहीं मिलती है। सीटेट एग्ज़ाम आपका एक जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि आप इसको प्रीलिम्स की तरह मान सकते हैं। इसके बाद आप जो है आगे चल के सेंट्रल लेवल के टीचर के आपके जो पोस्ट हैं उन पर कोई भी आपका अगर वैकेंसी आती है, जैसे आप KVS का मानिए, NVS का मान के चलिए,